तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर स्टैटिक जीके का 114 नंबर का और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि जो प्राथमिक स्तर का शिक्षा है, ठीक है, वो आपका मातृभाषा में ही दिया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा क्वेश्चन को, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिकता स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। मतलब जो आपका शुरुआत का जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा जो है वो आपका किस लैंग्वेज में दिया जाएगा, तो आपके मातृभाषा की लैंग्वेज में दिया जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो ये कहाँ पर कहा गया है। इससे पहले एक चीज़ आप देखिएगा कि हमारे संविधान में राजभाषा का चर्चा जो किया गया है कहाँ पर किया गया है, भाग 17 में किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया है, भाग 17 में किया गया। ठीक है, अगर आपसे आर्टिकल्स पूछ लेते हैं, रिलेटेड आर्टिकल आप बताओ, तो देखिएगा रिलेटेड आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, तो 343 से लेकर के 351 तक, 343 से 351 तक आपका राजभाषा का चर्चा किया गया है। और राजभाषा में भी अगर आपसे मातृभाषा पूछ लेता है तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, 350 का ए, 350 का ए। 350 का ए क्या कहता है कि जहाँ तक संभव हो पाए बच्चों को आप प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा के आधार पे ही दीजिएगा। ठीक है, इवन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आया था उसमें भी कहा गया था कि कम से कम ग्रेड 5 तक का जो शिक्षा है वो मातृभाषा पे ही दीजिए। ठीक ना, तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वहीं पे देखिएगा आर्टिकल 351 क्या कहता है, आर्टिकल 351 कहता है कि हिंदी को बढ़ावा देने का, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का जो आपका कर्तव्य है ये किसका होना चाहिए, ये आपका संघ का होना चाहिए। मतलब संघ सरकार का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो हिंदी भाषा का प्रसार करे, हिंदी भाषा का प्रचार करे। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, मातृभाषा रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नंदों के पतन को किस संस्कृत नाटक में स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया। मतलब क्या बोल रहा है, देखो आपको पता होना चाहिए कि भारत में साम्राज्य का जो शुरुआत हुआ था ना, अपने मगध की धरती से हुआ था। बहुत सारे वंश आए थे, उनमें से एक वंश था नंद वंश, और नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्म नंद, और अंतिम शासक जो था वो आपका घनानंद था। ठीक है, कौन था, घनानंद था। तो घनानंद जो था बहुत ही कह लो ना कि वो दुर्विचार टाइप का वो शासक रहा था। ठीक है, और उसके समय में भारत में विदेशी आक्रमण हो रहे थे, बट उसे कोई मतलब नहीं थी, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। और उस समय कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, आप कुछ भी कह लो, इनको बड़ी चिंता सता रही थी देश की कि भाई देश पे आक्रमण होने वाला है, सिकंदर उधर से आ रहा है बट इसे कोई मतलब ही नहीं है। तब ये अपने सूझबूझ से एक बालक को तैयार किए शासक के रूप में, जिसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। और कौटिल्य जो था, चाणक्य जो था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नंद की हत्या करवाई, घनानंद की हत्या करवाई, उसको गद्दी से हटवाया और अगला राजवंश का स्थापना किया जो किस नाम से जाना गया, मौर्य वंश के नाम से जाना गया। ठीक है, यही आपसे बोल रहा था। तो ये सारी बात जो आप सुनी ये कहाँ चर्चा किया गया है, तो ये सारा चर्चा किया गया है किसमें, मुद्रा राक्षस में। ठीक है, और ये कैसा बुक है, तो ये आपका एक संस्कृत बुक है। कैसा बुक है, ये आपका एक संस्कृत बुक है जो किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा। ठीक है, ये जो पुस्तक है, ये जो बुक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, वैसे विशाख दत्त के बारे में अगर और भी देखें तो इसने देवी चंद्रगुप्तम नामक भी पुस्तक लिखा है। ठीक है, और भी कौन सा पुस्तक लिखा है, देवी चंद्रगुप्तम, ये पुस्तक भी कौन लिखा है, विशाख दत्त के द्वारा ही लिखा हुआ है। तो इससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक ना, जैसे अच्छा देखो यहाँ पे देवी चंद्रगुप्तम लिखा हुआ भी है। वैसे देखो यहाँ पे अगर और ऑप्शन देखें तो मालविका अग्निमित्रम, मृक्षकटिकम, विक्रमो वर्षियम, अभिज्ञान शकुंतलम, देखिएगा अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, मेघदूतम, रघुवंशम, ये सारे जो पुस्तक आप देख रहे हो ना, ये सारा का सारा लगभग क्या रहा था, नाटक रहा था। ठीक है, और आप देखो मालविका अग्निमित्रम, ये सारा जो बुक है, ठीक है, आप अभी यहाँ पे जो भी बुक देखें, ये सारा का सारा जो बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया है किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा। क्वेश्चन बनता है
3-4 बुक का नाम दे देगा, बोलेगा कि बताओ इनमें से कौन सा पुस्तक जो है कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया, ठीक ना। तो ये सब चीज़ को याद रखिएगा। तो ये सब इतना सारा बुक हो गया। वैसे एक बुक और देखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम, यहाँ पे लिखे ना अभिज्ञान शकुंतलम, हाँ जी, ऋतु संहारम, ये पुस्तक भी किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास जी के द्वारा लिखा गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जलोढ़ मिट्टी, वैसा मिट्टी जो जल के साथ आते हुए गाद से बन जाता है, उसी को कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। संधि विच्छेद करो ना, जल ओढ़, ठीक है, जो जल के साथ में आ रहा है, जल को ओढ़ते हुए आ रहा है, वही क्या कहलाता है? जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और इसके बारे में बताइएगा कि सही है या गलत है। जैसे देखिएगा, ये मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर होता है। तो सही बात है कि भारत में लगभग 40% क्षेत्र पर जो है ये जो मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। दूसरा देखिएगा कि वे आमतौर पर पोटास में समृद्ध होते हैं लेकिन फास्फोरस में खराब होते हैं। ये जो मिट्टी होता है ना, सही बात बोल रहा है, इसमें पोटास बहुत अधिक मात्रा में होता है लेकिन फास्फोरस जो है ये कम मात्रा में होता है। दूसरा देखिएगा, जलोढ़ मिट्टी में सघन खेती की जाती है। सघन मतलब सब कुछ मिला करके यहाँ पे खेती की जाती है। यहाँ पे जिसका घनत्व अधिक होता है, मतलब अधिक मात्रा में यहाँ पे खेती की जाती है। वैसे अगर यहाँ पे आते हैं तो और भी फैक्ट देखिएगा। सबसे पहले तो ये लगभग 40% भाग में पाया जाता है, ठीक है। ये बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी से भरपूर होती है। बलुई मिट्टी, आप यहाँ पे एक लाइन में अच्छे से बोल सकते हो कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है यह बलुई मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी के मिलने से बनती है, ठीक है। और भी देखिएगा कि ये मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक होती है नई और एक होती है आपकी पुरानी। एक होती है नई, एक होती है पुरानी। पुरानी वाली क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। और नई वाली क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। ये उत्तर भारत में ज़्यादा पाई जाती है। उत्तर भारत में, जैसे आपका यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, आपका गुजरात भी हो जाएगा, गुजरात, ये सब वाले रीजन में ये मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। अगर और भी देखें, जैसे ये क्वेश्चन बनता है कि इस मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता ज़्यादा होती है, तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है कम होता है। क्या क्या? तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होता है ये कम होता है। ज़्यादा क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा कि ये कम होता है। और ज़्यादा क्या होता है? तो ज़्यादा होता है पोटास और चूना। पोटास और चूना जो होता है इसमें ज़्यादा होता है। इसमें किस किस चीज़ की खेती होती है? तो जैसे गेहूँ, चावल, आलू, मक्का, गन्ना। गेहूँ हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, मक्का, गन्ना, ये सब चीज़ की खेती जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादा की जाती है। वैसे यहाँ पे कथन देखें तो सभी सही है, बाकी यहाँ पे और भी फैक्ट्स को आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुणडेल, ठीक है, को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 1956 में ही पुरस्कार मिला है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, लिखे नहीं यहाँ पे, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे देखिएगा, अगर बात करें तो ये जो रुक्मिणी देवी अरुणडेल है, इनको 1952 में राज्यसभा में भी आपका सदस्यता दिया गया था। ये राज्यसभा की सदस्य बनी थी, ठीक है, राज्यसभा में सदस्य कब बनी थी? 1952 में। 1956 में इनको क्या हुआ? भारत का तीसरा बड़ा सम्मान मिला था। और कौन सा सम्मान था ये? पद्म भूषण। भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? पद्म भूषण। 1967 में इनको संगीत नाटक अकादमी, देखिएगा 1967 में इसको संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप प्राप्त हुआ, ठीक है, फेलोशिप प्राप्त हुआ। तो ये सारी बातों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपसे क्या पूछा है? तीसरा। आप बताओ कि भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा हो जाएगा? बताओ कौन सा होगा? सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, ठीक है, सबसे बड़ा होता है भारत रत्न। दूसरा होता है आपका, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है बताओ? पद्म विभूषण, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन आता है? तो तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण। चौथे नंबर पे कौन आता है? पद्मश्री। तो तीसरा कौन था? भूषण। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे सवाल करता है कि 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, तो देखिएगा आप कैसे याद रखिएगा। इस टाइप से आप डेटा कैलकुलेट करिएगा। 5, 17, 110 क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ 5 को मिला है पद्म
विभूषण, ठीक है। 17 को मिला है पद्म भूषण और 110 को मिला है पद्मश्री। तो क्वेश्चन बनता है और टोटल मिला के कितना हो गया बताओ, 17 5 22, 22 और 110 कितना हो जाएगा, 22 110 132। मतलब आपका 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला, 132 लोगों को मिला। पद्म पुरस्कार कह लो, भारत रत्न कह लो, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी, ठीक है, 1954 में। नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शैली विशेष रूप से कर्नाटक के क्षेत्र में उत्तरी और दक्षिणी भारतीय मंदिरों के बीच एक मिश्रित रूप का प्रतिनिधित्व करती है, जो विमान, मंडप और जटिल नक्काशी पर जोर देती है। देखो ये सब जो क्वेश्चन है ये एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। आज लगातार तीसरा वीडियो ये बन रहा है, थक गए खड़ा खड़ा, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पे, जो विमान, मंडप और जटिल नक्काशी पर जोर देती है। देखिएगा अपने यहाँ जो मंदिर या मूर्ति निर्माण शैली का लो ना, मूर्ति निर्माण का 2-3, जैसे कि एक देखो गांधार शैली होता है ना, गांधार शैली होता है जो आपका हिंद और यूनानी का मिश्रण है। फिर एक होता है मथुरा शैली, कौन सा होता है, मथुरा, जो पूरी तरीके से इंडिजीनियस शैली है। ये तो मूर्ति का हो गया, ठीक है। मंदिर के बारे में देखना हो तो अपने भारत में 3 प्रकार का मंदिर ज़्यादा बनता है, ठीक है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा बनता है, तो आप इस टाइप से स्ट्रक्चर करके याद रखिएगा। जैसे ये अपना भारत हुआ, इमेजिन करो ये अपना भारत हुआ, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका उत्तर भारत, इधर वाला क्षेत्र पूरा। तो यहाँ पे जो मंदिर बनता है ये किस शैली में बनता है, नागर शैली में, ठीक है, नागर शैली में। इधर वाला जो मंदिर बनेगा, देखो आप पहले यहाँ पे, देखो ये वाला जो मंदिर बनेगा ना, यहाँ पे ये ब्लैक वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो मंदिर बनेगा ये बनता है आपका कौन सा शैली में, बेसर शैली में, ठीक है। कौन सी शैली में, बेसर शैली में। और यहाँ पे जो मंदिर बनेगा ये कौन सा शैली में बनता है, द्रविड़ शैली में, द्रविड़ शैली में, ठीक है, द्रविड़ शैली में। अगर नागर शैली देखें तो आखिर नागर शैली इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका निर्माण ना पहले जो है शुरुआत में जो है नगर में हुआ था, शहर में हुआ था। बेसर शैली क्या होता है, तो इसमें थोड़ा सा नागर का मिश्रण रहता है और थोड़ा सा द्रविड़ का मिश्रण होता है, इसी को क्या कहा जाता है, बेसर शैली। और जो सबसे साउथ में जो मंदिर बनता है इसको क्या कहा जाता है, तो साउथ में जो मंदिर होता है इसको कहा जाता है द्रविड़ शैली। और इसमें जो सबसे प्रमुख होता है द्रविड़ शैली में, क्या प्रमुख होता है, ये होता है आपका गोपुरम। गोपुरम बोलोगे, गोपुरम क्या है, तो भाई द्रविड़ शैली का जो मंदिर बनता है ना, तो उसका जो प्रवेश द्वार होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपका गोपुरम, ठीक है। अगर बेसर शैली को देखें तो इसको चालुक्य शैली भी कहा जाता है। कौन सा शैली कहते हैं बताओ, चालुक्य शैली भी इसको कहते हैं। कौन सा शैली कहते हैं, चालुक्य शैली भी कहते हैं, ठीक ना। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। आपका उत्तर भारत में जो भी मंदिर बनेगा वो नागर में बनेगा। जैसे आप देखो अभी रिसेंट में कौन सा मंदिर बना है बताओ, भारत में यूपी में राम मंदिर जी का बना ना, अयोध्या का राम मंदिर, तो किस शैली में बना होगा बताओ, नागर शैली में बना होगा, है ना। सवाल क्या था अपना भाई, अपना पूछा था उत्तर और दक्षिण, तो ये हो जाएगा आपका बेसर शैली, है ना, बेसर शैली होगा। नेक्स्ट में आते हैं, देखना, राजवंशों के संस्थापकों के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें और सही मिलान का चयन करें। आपसे कुछ वंश का नाम दिया गया है और आपसे बोल रहा है कि भाई आप यहाँ पे चेक करो कि कौन सा वंश और किसके संस्थापक सही हैं। जैसे देखिएगा गुप्त वंश सही पूछ रहे हैं ना, अच्छा तो हाँ गुप्त वंश का संस्थापक क्या बोलता है भाई, एक बार देखो यहाँ पर। अच्छा देखो शुरुआत में ना नाम दिया है, ठीक ना, शुरुआत में नाम दिया है और वंश इधर दिया है। जैसे आपसे पूछता है शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था, सही है, ये तो सही पूछ रहा था ना। उसके बाद देखिएगा कण्व वंश का संस्थापक विमकटफिसेस नहीं था। चोल वंश का संस्थापक पुलकेशिन नहीं था। शक वंश का संस्थापक श्रीगुप्त नहीं था। तो था कौन देखिए देखते हैं। कण्व वंश का जो संस्थापक था ये कौन था, ये था आपका वासुदेव। चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय, ठीक है। शाक वंश का संस्थापक कौन था, तो ये था आपका माउश, ठीक है, कौन था, माउश था, है ना। अगर श्रीगुप्त के बारे में देखें तो श्रीगुप्त जो था ये गुप्त वंश का संस्थापक था। विमकटफिसेस के बारे में देखें तो ये कुषाण वंश का संस्थापक था। और अपना सही क्या था यहाँ पे, पुष्यमित्र शुंग। अगर बात करें शुंग वंश तो ये किसके बाद आया था, ये मौर्य वंश के बाद आया था, ठीक है, मौर्य वंश। पुष्यमित्र शुंग जो था ये सेनापति था, और किसका सेनापति था, तो ये बृहद्रथ का सेनापति था। और बृहद्रथ कौन था, तो ये अंतिम मौर्य शासक था।
इसकी हत्या कर दी। किसने? तो सेनापति ने इसकी हत्या कर दी। और अगला शासक कौन बन गया? अगला शासक बन गया आपका पुष्यमित्र शुंग बन गया। ठीक है, जिसने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, शुंग वंश जो था लगभग 112 वर्षों तक शासन किया और अलग अलग क्षेत्र पे शासन किया। जैसे आपका पाटलिपुत्र में भी इसका अधिकार क्षेत्र था, पाटलिपुत्र में इसका अधिकार क्षेत्र था, अयोध्या में था, ठीक है, विदिशा में था, विदिशा में। इसमें कई शासक भी रहे थे, जैसे देख लो अग्निमित्र, पुष्यमित्र के बाद कौन आया था? अग्निमित्र आया था। और भी बहुत सारे शासक रहे थे जो प्रसिद्ध है, आपको वही बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे भागभद्र रहा था, भागभद्र, इसके समय में एक राजदूत आया था। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन बनता है, तो भागभद्र रहे थे, ये सारे क्वेश्चन रहे थे। वैसे एक चीज़ याद रखिएगा ना, अभी आप शायद देखे हो, शायद आप नोटिस किए हो, कालिदास का एक बुक हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, यहाँ पे जो आप अग्निमित्र देख रहे हो, दिख रहा है आपको? यहाँ पे जो अग्निमित्र है ना, ये आपका यही अग्निमित्र है। किसका बेटा? पुष्यमित्र शुंग का बेटा। और मालविका कौन है? तो मालविका एक महिला है। ठीक है, यज्ञसेन की बहन है, विदर्भ शासक की जो बहन है, ये कजन है। ठीक है, दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में चर्चा कौन किया? कालिदास चर्चा किया है। तो याद रखिएगा कि ये अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र जो है, ये आपका ये शुंग वंश का ही शासक है। अगर बात करें पतंजलि का नाम सुने हो? पतंजलि जो था, ये पुष्यमित्र शुंग का ही क्या था? पुरोहित था। ठीक है, क्या था? पुरोहित था। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि योग दर्शन यही दिया। महाभाष्य पुस्तक जो है, इसका लेखक कौन था? तो ये भी था आपका पतंजलि था। तो नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा, हाल ही में पहले भाई बहन ग्रैंड मास्टर जोड़ी के रूप में शतरंज का इतिहास किसने रचा है? देखो, सबसे पहले तो आ जाओ कि जो ग्रैंड मास्टर जो टर्म है, ठीक है, ये जो ग्रैंड मास्टर टर्म है, ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये आपका चेस से जुड़ा हुआ है। चेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? शतरंज कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चतुरंग भी कहते थे। ठीक है, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए क्या होता है? तो 2500 ELO पॉइंट तक जब कोई भी चेस खेलने वाला व्यक्ति पहुंच जाता है, वो कहलाता है ग्रैंड मास्टर। ठीक है, वो क्या कहलाता है? ग्रैंड मास्टर। यहाँ पे देखिएगा, जैसे गैरी कॉस्परोव और हो, ये सब अजीब सा नाम है, चलो देखते हैं यहाँ पे। मैग्नस कार्लसन, देखो ये भी चेस से संबंधित बंदा है, बड़ा ही फेमस बंदा। ठीक है, ये आपका नॉर्वे का प्लेयर है और इस बार बहुत चर्चा में रहा था। देखो ऑप्शन नंबर बी पर नजर जा रहा है आपका, आर प्रज्ञानंद और वैशाली रमेश बाबू। ये दोनों भाई बहन हैं, साउथ के हैं, और ये दोनों एकदम कमाल के हुए, छाए हुए एकदम से शतरंज में, चेस में एकदम से छाए हुए हैं। यहाँ पे आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये ऐतिहासिक हो गया, पता है, दोनों भाई बहन मिलकर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। चलिए, आर प्रज्ञानंद के बारे में आप बताइएगा कि ये ग्रैंड मास्टर जो बने हैं कितने नंबर के बने हैं? वैशाली रमेश बाबू जो इनकी बहन है, इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ये 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है, कितने नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है? 84वें नंबर की। और महिला में देखें तो कितने नंबर की बनी है? 3री नंबर की। ठीक है, महिला में कितने नंबर की बनी है? 3रे नंबर की। तो महिला में पहले नंबर की कौन थी? महिला में पहले नंबर की कौन थी? तो महिला में पहले नंबर की थी कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी। दूसरी नंबर की कौन थी? तो दूसरी नंबर की थी हरिका द्रोणावल्ली। ठीक है, दूसरी नंबर की कौन थी? हरिका द्रोणावल्ली। और अगर बात करें तीसरे नंबर की ग्रैंड मास्टर महिला में कौन बनी है? तो तीसरे नंबर की बनी है वैशाली रमेश बाबू। और आने वाले एग्जाम के लिए करंट के नज़रिए से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में आइएगा, देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी का कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको किसी से भी कोई भी डिमांड करना है तो आप हिंसा ना करो, आप अहिंसा के माध्यम से उस चीज़ का डिमांड करो और उसको पाने का प्रयास करो। जैसे देखो ना, इसका आप संधि विच्छेद करो थोड़ा सा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय मतलब क्या हो गया कि आपसे विनय, अनुनय विनय करके ही आपसे मांगा जाएगा, है ना। लेकिन क्या होगा, आपकी बातों का मतलब, आप पढ़े थे बचपन में, होता ना आज्ञा का उल्टा क्या होता है? अवज्ञा। लेकिन आपकी बातों का क्या होगा? पालन नहीं होगा, आपकी बातों का अवज्ञा किया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 में चलाया गया था। ठीक है, 1930 में। लेकिन सवाल यहाँ पे कुछ और है। सवाल क्या है? अच्छा, यही सवाल है। देखो यहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान निम्नलिखित में से कौन वायसराय था? ठीक है, वायसराय। वायसराय का पद जो है, ये भारत में कब सृजित हुआ था? ये भारत में सृजित हुआ था
1858 में, है ना, 1858 में हुआ था। 58 में ही क्यों हुआ? क्योंकि इसके पहले जो है ना भारतीयों ने विद्रोह कर दिया था। कब? 1857 का जो क्रांति हुआ था। उसके बाद प्रॉपर शासन जो था वो कंपनी से लेकर किसको दे दिया गया? तो वहाँ की महारानी को दे दिया गया, है ना, ब्रिटेन की सरकार को दे दिया गया। तो 1858 से क्या होने लगा आपका? वायसराय होने लगा। और जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इस समय वायसराय बन के कौन आया था? तो इस समय वायसराय जो बन के आया था ये लॉर्ड इरविन बन के आया था। ठीक है, लॉर्ड इरविन। और ये इसलिए भी प्रसिद्ध है ना क्योंकि आपको पता है ये सरोजिनी नायडू, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध महिला रही है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ये एक आप कह लो कि उपमा दी थी, एक संज्ञा दी थी, किस चीज़ का? तो दो महात्मा का। नहीं समझ में आ रहा? इसको फिर से सुनिएगा। सरोजिनी नायडू दो व्यक्ति को बोली थी कि ये दोनों महात्मा हैं। तो पहला महात्मा तो भाई किसको कहा गया? आपको पता भी होगा कि हमारे भारत में महात्मा को उपाधि किसको दिया गया है? गांधी जी को। ठीक है, गांधी जी को। और साथ में ये इरविन को भी महात्मा कही थी। ठीक है, साथ में ये इरविन को भी क्या कही थी? महात्मा। तो सवाल बनेगा कि महात्मा गांधी को महात्मा को उपाधि कौन दिया? तो वो तो दिए थे आर एन टैगोर। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा को उपाधि कौन दिया था? आर एन टैगोर दिए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। कब दिए थे? 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह बिहार का सफल हुआ था तब। लेकिन गांधी जी के साथ साथ इरविन को भी महात्मा को उपाधि कौन दी थी? वो दी थी आपकी सरोजिनी नायडू। ठीक है, गांधी और इरविन के बीच आपका समझौता भी हुआ था जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और देख लो। अगर आपसे सवाल करता है कि भारत का पहला वायसराय कौन बना था, तो ये कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग बना था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में देखिएगा, उत्तर भारत के सबसे पुराने पंचायतन मंदिरों में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले प्रसिद्ध गुप्त काल के दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देखो कितना लंबा सा लाइन में क्या क्या बोल दिया ये। पहले तो आपको बोला पंचायतन मंदिर। ठीक है, पंचायतन मंदिर ये भी मंदिर बनाने की एक कला है। ठीक है, पंचायतन शैली। दूसरा आपसे पूछा कि गुप्त काल के दौरान एक मंदिर बना था और वो कौन सा मंदिर था? दशावतार मंदिर था। ठीक है, दशावतार। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी के 10 अवतार का चर्चा किया जा रहा है। पता चल रहा है ना, यहाँ पे किसी के 10 अवतार का मतलब चर्चा किया गया। आप बताओ कि जो गुप्त शासक थे, गुप्त वंश के जो शासक थे, और ये किस भगवान का पूजा करते थे? ज्यादा जो आपको देखने को मिलेगा ना, ये वैष्णव धर्म के फॉलोअर थे। ठीक है, वैष्णव धर्म के ये फॉलोअर थे, वैष्णव धर्म। ठीक है, वैष्णव धर्म और शैव धर्म के भी थे, बट वैष्णव धर्म का ज्यादा पूजा करते थे। और आप बताओ कि वैष्णव आप देख रहे हो तो इट मीन्स क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये लोग किस भगवान की पूजा करते थे ज्यादा? तो ये हो जाएगा विष्णु भगवान। और अब आपको शायद समझ में आया होगा कि विष्णु जी का 10 अवतार भी है। तो यही दशावतार मंदिर गुप्त शासकों के द्वारा पंचायतन शैली में कहाँ बनाया गया था? तो आपका देवगढ़ में बनाया गया था। ठीक है, देवगढ़ में। और ये देवगढ़ कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका यूपी के क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर बात करें गुप्त वंश के बारे में तो आप एक चीज याद रखिएगा कि भारत में जो सबसे ज्यादा गोल्ड क्वाइन जो है, सबसे ज्यादा जो सोना का सिक्का है, वो किसके समय में चला था? गुप्तों के समय चला था। तो पहले तो याद रखिएगा कि क्वांटिटी में, ठीक है, क्वांटिटी में जो ज्यादा था वो किसके समय में था? गुप्तों में। लेकिन क्वालिटी में ये बहुत ही डाउन हो गया था। ठीक है, सोना का जो क्वालिटी था, सोना का सिक्का का जो क्वालिटी था, क्वेश्चन बनता है, ऐसा ही क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में और अशुद्ध सोने के सिक्के ये किस वंश के शासक के समय चलाए गए थे? गुप्त वंश के शासक के समय चलाए गए थे। इसके संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त इसके संस्थापक रहे थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको क्या कहा जाता था? विक्रमादित्य कहा जाता था। इनके नाम पर भी आपका विक्रम संवत चलाया गया था, एक कैलेंडर चलाया गया था। और कब चलाया गया था? 57 BC में चलाया गया था। ठीक है, कब चलाया गया था? 57 BC में चलाया गया था। ये सारे जो फैक्ट आप जाने ये किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10, देखना 10 क्या बोल रहा है यहाँ पे। ये सारा आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का, देखो एकमात्र रेलवे रैक बोलना अब सही नहीं है। ठीक है, ये उसी में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। इसको देखिएगा इस टाइप से कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का रेलवे ट्रैक जो है 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, किसको किया गया था? तो ये किया गया था आपका नीलगिरी माउंटेन रेलवे को। नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 2005 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आप देखिए इसको
शायद आप नहीं देखे होंगे। 1908 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, लेकिन एक गाना बहुत प्रसिद्ध है, आज के टाइम में भी बहुत प्रसिद्ध है वो गाना, जो छैया छैया एक गाना था शाहरुख खान का। वो जो गाना वो जिस रेलवे ट्रैक पे दिखाया गया ना, वो रेलवे ट्रैक कौन सा था? तो ये आपका नीलगिरी माउंटेन का था। ठीक है, किसका था? नीलगिरी माउंटेन का। और इसको कब शामिल किया गया? 2005 में। अभी के टाइम में अगर देखें तो 4 रेलवे ट्रैक ऐसे हैं जो आपका यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, कितने रेलवे ट्रैक ऐसे हैं? 4। जैसे आपका कालका वाला हो जाएगा, ठीक है, कालका शिमला रेलवे ट्रैक जो है, इसको कब शामिल किया गया था? तो इसको आपका 2008 में शामिल किया गया था। ठीक है, इसको कब शामिल किया गया था? 2008 में इसको शामिल किया गया था। कहाँ? तो आपका यूनेस्को के साइट में। और भी देखिएगा, एक हो जाएगा आपका दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इसको भी शामिल किया गया। और इसको कब शामिल किया गया है? 1999 में। और एक हो जाएगा आपका छत्रपति, बहुत प्रसिद्ध है ये, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसको कब शामिल किया गया? तो इसको आपका 2004 में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा कि 4 रेलवे ट्रैक ऐसे हैं जो प्रसिद्ध रहे हैं अपने भौगोलिक रीजन की वजह से, इनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगर और देखें तो यूनेस्को, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है? ये है आपका पेरिस में। और पेरिस किसका कैपिटल है? पेरिस आपका फ्रांस का कैपिटल है। टोटल भारत की तरफ से यूनेस्को में कितने स्थल शामिल है? कमेंट करके बताइएगा। रिसेंट में आपको बताया गया था। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइएगा कि यूनेस्को में भारत के कितने धरोहर शामिल है। ठीक ना, अपना देखो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। चलो बने रहो हमारे साथ, मिलते हैं फिर ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो में।